अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, सेकंड हाफ में हम बात करेंगे इद्दत केस के हवाले से और थर्ड हाफ में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आखिर पंजाब से अपनी सियासत का आगाज़ जो कर लिया है उसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी। पहले हाफ में हम बात करते हैं आज 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। हमने देखा कि किस तरह से 4 रोज़ बाकी रह चुके हुए हैं, तमाम तर सियासी पार्टियां अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चल रही हैं, वादे किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे वादे भी किए जा रहे हैं जो प्रैक्टिकली क्या पूरे होते हुए नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे। दूसरी जाने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने पहले से ही अपनी सियासी जानशीन को मुकर्रर कर दिया है, बड़े डिसेंट अंदाज में लॉन्च किया गया है। इस हवाले से भी कई सवाल जन्म ले रहे हैं। और दूसरी जाने पर जहां पर बात करते हैं कुछ ऐसे सियासी किरदारों के हवाले से कि जिन्होंने अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियां तब्दील करके दूसरी पार्टीज को ज्वाइन किया है, जिसमें अगर बात की जाए जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं। आया इन लोगों का फ्यूचर क्या होगा? लिस्ट बहुत लंबी है। और पीजीएम की हुकूमत के अगर हवाले से बात की जाए तो पीजीएम की कारकर्दगी के ऊपर नवाज शरीफ साहब उसे अप्रिशिएट ना करते हुए नजर आते हैं और ना ही उसे अपनी हुकूमत मानते हुए नजर आते हैं। अभी हुकूमत बनी नहीं, अभी इलेक्शन हुए नहीं, पहले से ही तमाम तर वजारतों को तकसीम कर दिया जाता है, अपने ही ख़ानदान में फ़ैसले हो चुके हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती है तो उनके लिए कितने चैलेंजेस रहेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नौशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। 4 रोज़ रह चुके हुए हैं और हमने देखा कि किस तरह से जिन लोगों ने अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील की थी, लिस्ट बहुत लंबी है। फिरदौस साहिबा भी हैं, अलीम खान साहब भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं। इन लोगों का सियासी मुस्तकबिल आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। 4 दिन नहीं रह गए, 3 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। आज 4 तारीख ख़त्म होने जा रही है, आगे 2 दिन कंपेन के हैं, 7 तारीख को कंपेन भी होगा और 8 को पोलिंग है जी। लेकिन अभी तक माहौल नज़र नहीं आ रहा इंतखाबात वाला, क्योंकि लाहौर के अंदर तो मुझे ऐसी कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो हम माजी में देखते रहे हैं। जिस तरह लोग पूरी पूरी रात यहाँ पे इलेक्शन को फेस्टिवल के तौर पर मनाते थे, इस दफ़ा वैसा माहौल नहीं है। एक बड़ा बुझा बुझा सा इलेक्शन है। अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे ये टाइम। और पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि बहुत सारे ख़तरात मंडला रहे हैं, इन हालात के अंदर इंतखाबात का खैर आफियत से होना वो बड़ी सबसे बड़ी हमारी ख्वाहिश और दुआ है। अच्छा, आप कर रही हैं इन लोगों की बात जो बार बार पार्टियाँ बदलते हैं जी। ये एक बड़ी तवील फहरिस्त है। अच्छा, माजी के अंदर भी ऐसा चलता रहा होगा, लेकिन जो हमने देखा पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को और सहाफ़ियों को उनकी खरीदो फरोख्त की बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखी। सबसे पहले यहाँ से इन्होंने अपने मेंबर्स उठाए, छंगा मंगा लेके गए, जो कि मशहूर वाक़या है। हर बंदे को पता है कि छंगा मंगा में कैसे खरीदो फरोख्त हुई थी। और इन्होंने सियासत के अंदर, असम्बली के अंदर जब लोटे की टर्म जो है ना वो भी उस वक्त मुतारफ़ हुई थी। उस वक्त इन्होंने जब बंदे छंगा मंगा ले गए हैं, उसके बाद लोटा लोटा शुरू होगी। फिर मंजूर वट्टू की जब हुकूमत बनी है, उस वक्त असम्बली के अंदर लोगों ने जाके लोटे फेंकने शुरू कर दिए थे और छोटे छोटे लोटे वहाँ पे तकसीम करने शुरू कर दिए थे। अच्छा, हम उम्मीद कर रहे थे कि अब लोटाइज़म ऐसा ऐसा दम तोड़ेगी, क्योंकि लोगों में एक तो शऊर बहुत आ गया है। दूसरा, इस वक्त आप देखें हमारा लिटरेसी रेट भी अच्छा है और लोगों का सियासत के अंदर इंटरेस्ट भी होता है। ये लोग जो बार बार पार्टियां तब्दील करते थे, उनको लोगों ने डिस्करेज करना शुरू किया था। हालिया जो पंजाब के अंदर यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसके अंदर पीटीआई छोड़ के आने वाले जितने लोटे थे, उनको जब टिकट दिए मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा कि अवाम ने बुरी तरह उनको डिस्करेज किया और वो इलेक्शन हारे। और उनमें से अक्सरियत आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ खड़ी है और वो दोबारा इंतखाबी अमल का इस वक्त हिस्सा है, जिसमें मैं शुरू करूंगा जहांगीर तरीन साहब से। वो पीटीआई छोड़ के आए, बिल्कुल। अलीम खान साहब वो भी पीटीआई छोड़ के आए, फिरदौस आशिक अवान साहब है वो भी छोड़ के आई, ओन चौधरी साहब है वो भी छोड़ के आए, अभी गुलाम सरवर खान साहब पिंडी वाले हैं वो भी छोड़ के। ऐसे एक तवील इनकी हाशिम डोगर साहब हैं, मलिक हाशिम डोगर साहब हैं, हुमायूं अख्तर साहब हैं, हुमायूं अख्तर साहब, बड़ी तवील एक। अच्छा, इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने तमाम पार्टियों का मजा जो है ना वो चखा हुआ है, जिन्होंने तमाम पार्टियां बार बार तब्दील की है। जैसे हमारे फवाद चौधरी साहब। हाँ, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने मेरा हाल है कोई पार्टी नहीं थी, शायद नून लीग शायद अभी रह गई है उनकी, आनी थी बारी। हाँ, उनकी बारी आनी थी, वो अब बारी आने से पहले ही वो मिस कर गए।
अच्छा, अब इन लोटों को हलकों के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा इनको मसला पेश आ रहा है। लोग इनसे सवाल कर रहे हैं और इनके पास जवाब नहीं है, ये आगे से लड़ाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले सियालकोट के अंदर फिरदौस आशिकवान साहबा गई हैं कैंपेन पे, वहां पे लोगों ने सवाल किया है तो वो वहां पे उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया जवाब देने की बजाय। हार उतार के फेंक दिया, हार उतार के फेंक के वो कहते हैं मैं जा रही हूँ, मैं चल रही है तो मैं नहीं अब इन लोटों के ऊपर बार बार मैं लोटा के टर्म यूज कर रहा हूँ और इनके लिए मैं क्या कोई ऐसा लकब दूं, इनके ऊपर कुछ ऐसे लोग भी इनमें शामिल हैं जिनके बहुत बड़े बड़े कारनामे भी हैं, जिनमें गुलाम सरवर खान साहब। आप देखें कि हमारी PIA को दुनिया भर में उस बंदे ने मुतनाज़ कर दिया एक बयान से। हमारे पायलट्स के हवाले से जो कि दुनिया में बेहतरीन पायलट समझे जाते थे, उन पायलट्स को उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करके रख दिया और PIA जो है वो बहरान में चली गई। आज तक ऑपरेशन बहाल नहीं हो सका, आज तक PIA ऑपरेशन बहाल नहीं हुआ। आज वो बड़े करोफर के साथ वहां से फिर इंतखाब लड़ रहे हैं और उन्हें मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट में सपोर्ट भी मिल रही है। कल को फिर आएंगे, फिर किसी अदारे का सत्यानाश करेंगे। ठीक हो गया। और मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियों को जो इस किस्म के लोग हैं उन्हें एनकरेज नहीं करना चाहिए, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अवाम की खिदमत तो वो कर नहीं रहे होते। जो खिदमत वो माजी में करके गए हैं वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। अब मजीद उनसे किस अदारे की तबाही की खिदमत लेनी है जो फिर टिकट दे देते हैं इनको। निशाद अली साहब, जैसे आजम चौधरी साहब ने एक बड़ी तफसील बता दी कि वो तमाम लोग जो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करते रहते हैं अपने ज़ाती मफादात को देख कर, यहाँ पर फिर एक सवाल वो भी है, वो आज़ाद उम्मीदवार जो इस वक्त विदाउट किसी पार्टी के टिकट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इन फ्यूचर किस तरफ जाएंगे? क्योंकि अभी तो इलेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, इलेक्शन वाला दिन भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले कई मुतनाज़ा चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी हुई हैं। क्या राय रखते हैं आप क्या चाहते हैं, पहले आज़ाद उम्मीदवारों पे बात कर ली जाए या ये लोटाइज्म पे गुफ्तगू? दोनों पे बात, जैसा जहाँ से आपको ठीक लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चौधरी साहब ने ये तो बताया कि तारीख कहाँ से शुरू हुई लोटाइज्म की, ये नहीं बताया कि इंतहा कहाँ हुई। वो जो छांगे मांगे बसों में बैठकर जाने वाले थे ना, उनको आदतें पड़ गई जहाज़ों की। फिर जहाज चलते थे, फिर जहाज चल चल के वो भर भर के लाए जाते थे और ला के तो वहाँ पहुँचाए जाते थे। कलामी माफ, वो जहाज वाले भी अब मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। इसीलिए बताने लगा हूँ ना, मैं अभी उनके हालात बताने लगा था। वो जहाज जिसने चलवाया था वो तो बेचारे अब जेल में बैठे हैं, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना कुछ हो। उनके जो मामलात हैं वो आपके सामने ही हैं, जो बानी कायद हैं PTI के। तो जो इसको 4 चांद लगाए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाए इस काम को 2018 के अंदर। ना ये उस वक्त ठीक था जब छांगा मांगा की सियासत हो रही थी, ना हमने इसको कभी जब जहाज़ चल रहे थे तब पसंद किया, ना ही मुझे लगता है कि अवाम इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले जो मामलात थे ना, एक ज़माना था कि जब नज़रियाती बुनियाद पर पार्टी से अलग होने। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था शामी साहब का, उन्होंने गुलाम मुस्तफा जतोई का एक इंटरव्यू किया था, बहुत पुराना छपा हुआ इंटरव्यू है। तो उसमें बेनज़ीर साहिबा से उनके जब इख्तलाफ हुए तो उसकी एक रुदाद है लेकिन वो नज़रियाती इख्तलाफ थे। जब आप पार्टियों को फ़र्ज़ करें, किसी को ये मामला होता था कि वो ये समझते थे कि पार्टी जो है उन लाइंस पर नहीं चल रही जिन नज़रियात की बुनियाद पर कायम की गई, तो बहस जो सारे के सारा मुद्दा जो होता था ना वो नज़रियात के गिर्द घूमता था। अब बदकिस्मती ये है कि उसके बाद ये हुआ कि पावर पॉलिटिक्स शुरू हुई और पावर पॉलिटिक्स में आप बहुत सारे लोग उसको मफाहमती सियासत से भी जोड़ देते हैं। और बहुत सारे ये जो अभी पिछले दिनों हमने देखे गुज़िश्ता 8, 10, 12, 15, 20 साल कह लीजिए आप, उसके अंदर हमने देखा कि ये इस तरह की चीज़ें शुरू हुई जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वो इब्तिदा चौधरी साहब ने बताई, इंतहा मैंने आपको बताई कि वो कहाँ पहुँची, लेकिन लोगों में उसका बहुत रिएक्शन है। यानी देखिए कि वो लोग, इनमें बाज़ लोग ऐसे भी थे जो कद काट के थे और उन्होंने जब वो असेंबली में थे उनकी डिलीवरी बेहतर थी। कुछ तो ऐसे थे ना, जैसे चौधरी साहब ने बयान किए हैं कि उन्होंने तो आपके इदारे बिठा दिया ना कि भाई PIA जो है वो आज बिकने पे आई है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत की, जैसे जहांगीर तरीन साहब ने मेहनत की, उनका एक नाम था, अच्छा बुरा किसी का इख्तलाफ अपनी जगह, बतौर वजीर वो एक काबीना में रहे और उनके ऊपर कोई बैड नेम है सच नहीं आया उस तरह का, लेकिन उनके लिए भी मुश्किलात बहुत बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अवाम इस जो ये जो मिजाज है ये लोटा बनने का, लोटाइज्म हमने कराची में भी देखा, कुछ लोगों को वो घरों के बाहर लोटे लटका दिए जाते थे और बड़े अजीबोगरीब मामलात होते थे। सो मुझे लगता नहीं है कि इनका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ लोगों को तो आपस में ही लड़ने के मामलात होंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नून लीग के उम्मीदवार थे और उन्होंने
पार्टी को जो है ना वो खैराबाद कह के वो आज़ाद खड़े हो गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो आज़ाद जिनकी आप बात कर रही हैं वो खड़े हैं, जैसे तरीन साहब को वो हमारे वो आमिर डोगर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर इधर दूसरी सीट पे बलोच साहब, सदीक बलोच साहब हैं, वो हैं। इस तरह के ना यानी टफ कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा इजी गो थ्रू मिलेगा। चौई निसार का और गुलाम सरवर साहब का मुकाबला हुआ तो वो बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। मेरा ख्याल है लाहौर की सीट पे सिर्फ हलीम खान साहब को थोड़ा कोई रिलैक्सेशन मिल रही है, वो भी इसलिए कि उन्होंने जोड़ तोड़ की सियासत के साथ मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, वरना शायद हो सकता है कि वहां भी रिएक्शन खासा स्ट्रांग हो। अब ओन चौधरी साहब हैं, मुझे ज़रा माजरत के साथ उनसे, लेकिन मैंने जितना खलके का दौरा किया है या ओन चौधरी साहब की जो दोस्त साहब से बात की है, वो भी उनके लिए भी सीट निकालना खासा मुश्किल होगा, ख़ास तौर पे इस एलिमेंट के साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़मीनी इंतखाब के अंदर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि नून लीग की सपोर्ट तो वो कहने को मजबूरी के आलम में वो लीडर्स ने कह दी, लेकिन अवाम ने या वोटर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए मैं उन कहता हूं कि देखिए, जब नून लीग का वोटर है या पीटीआई का वोटर है या पीपल्स पार्टी का वोटर है, वो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब पीपल्स पार्टी का कोई लीडर ये कहे कि आप नून लीग को वोट दें तो वो दे नहीं सकता, वो ज़्यादा यही कर सकता है घर बैठ जाए। और एक्चुअली यही हुआ था उस मफामती सियासत के अंदर, जिससे पीपल्स पार्टी अपनी रूट्स तक पंजाब से उखड़वा बैठी, शदीद नुकसान उठाया था। अब आ जाए आप आज़ाद लोगों की तरफ। देखिए बात यह है, ये आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर बड़ी बहस है। एक मामला ये है कि जी चूंकि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके फॉर्म्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है और वो पार्टी डीलिस्ट नहीं हुई, अगरचे कि अब जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे ऐसे खदशात पैदा हो रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कायम रह पाए कि ना रह पाए, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लग ऐसे रहा है कि शायद बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद एग्जिस्ट ना करे आने वाले वक्त के अंदर, जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह के मामला हमारी जो इतलात हमें मिल रही हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने एक किया हुआ है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन में केस, जिसके अंदर वो जिसका फैसला महफूज हुआ था। फिर ये है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में राय ये थी कि चूंकि वो पार्टी उन्होंने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी लिख कर अपने फॉर्म्स में जमा कराई है, इसलिए अगर पार्टी डीलिस्ट नहीं होती तो फिर ये मेरा ख्याल ये है, ये मेरी राय है, मैं इसके बहुत ज़्यादा आईनी कानूनी पहलू की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं जब वो जीत कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। क्यों? आज की जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खबर दे देता हूँ कि 16 कैंडिडेट्स हैं आज़ाद, जिन्होंने KPK में परवेज़ खटक साहब को यकीन दहानी कराई है कि अगर हम जीत गए, अब हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जीतेंगे ना, अगर वो जीत गए तो वो हम जो है ना आपके साथ आपको हिमायत देते हैं कि आपको हम हिमायत करेंगे क्योंकि वो वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे। नहीं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि परवेज़ खटक साहब पहले खुद अपनी सीट जीते। यही कहने लगा था। अब मसला ये है कि जिस किस्म का लोगों का मिजाज है, जो ये जो टर्न कोर्ट्स के खिलाफ जो एक मौजूद है ना सोसाइटी के अंदर, उसमें ये बड़ा अहम है कि परवेज़ खटक साहब खुद अपनी पहले खुद तो जीते ना, ये बड़ा अहम हो रहेगा इसके अंदर। अच्छा, वो तो कहते हैं जी पूरा नौशहरा उनके साथ खड़ा हुआ है। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। जिस तरह के जलसे अभी तक देखे जा रहे हैं, हम देखते हैं कि कायद तो हैं वो तो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वो दौरान खिताबत खुद दावत देते हैं मरीम नवाज साहिबा को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। ये जो सियासी जानशीनी का उन्होंने एक ऐलान कर दिया है, इससे शरीफ फैमिली इतना इजीली डाइजेस्ट कर जाएगी? हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ या बाकी दीगर फैमिली के जो लोग हैं, क्या रिएक्शन होगा उनके हवाले से? अच्छा, मैं इस पे आने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा। अभी इशारा दिया रिशाद साहब ने कि हो सकता है PTI को आगे मजीद पार्टी को मुश्किलात पेश आए, डीलिस्ट कर दिया जाए। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि पार्टी को शायद कलअदम कर दिया जाए, क्योंकि जितने इमरान खान के खिलाफ कोई नहीं कर सकता फैसले आ चुके हैं और जिस तरह आए हैं, तो कोई बैद नहीं है कि उस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, माजी में भी ऐसी अटेम्प्ट हुई हैं, ये तो बड़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है। एक तो आपको पार्टियां खत्म करना, लोगों पॉलिटिकल लीडरशिप को दीवार के साथ लगाना, ये तो पार्टी देखें, पाकिस्तान की तारीख में एक पार्टी थी जिसको डिलिस्ट किया गया अब तक, जो अब दो पार्टियों को, एक दफा ANP को किया गया, एक दफा ANP की जो पीपल्स पार्टी में चलो पार्लियामेंटियन करके उन्होंने मामलात को देख लिया ना। 1988 के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ ऐसे मसाइल पेश आए थे। तलवार का और उसका निशान का मसला है। नई पार्टी रजिस्टर्ड कराई थी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, बट मीनवाइल वो कोर्ट में केसेस थे, इस वजह से वो तलवार की बजाय फिर तीर के निशान पे आए। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून पे और उनकी मोरूसी सियासत पे। देखें, मुस्लिम लीग नून में बारहा आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ,
तमाम पूरी फैमिली लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है। 4 कौमी असम्बली के हल्के लाहौर के अंदर अपनी फैमिली के और एक मानसहरा के अंदर, बाकी भी उनके अजीज़ो कारब ख़ानदान के फैसलाबाद के अंदर और भी इधर उधर। आप देखिए अभी इंतखाब हुआ नहीं है। एक तो उनको पूरा यकीन है कि साड़ी गल हो गई है, ठीक है, वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, इसीलिए अब आगे ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਪੈਂਦਾ आगे उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ नहीं इलेक्शन के बाद इनको पता मसला क्या है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ गई है इलेक्शन के बाद अगर बात हो ना, आप इलेक्शन में जब अवामी मैंडेट मिले फिर आप कहें ना कि अवाम से हमारी बात हो गई है, मुझे समझ आए, क्योंकि ये जमहूरियत की दावेदार पार्टियां हैं, ये किसी और तरफ बात करने का वो अंदिया देती हैं कि वहां पे बात होगी है। भाई अगर आपकी वहां पे बात हुई तो अवाम में क्या लेने जा रहे हैं, आपका अवाम से क्या तल्लक, फिर आप जिनसे बात हुई है आप चुप करके जाके बैठे वहां पे। सीवी भी वहीं पेश हो रहे हैं, वो जो जेल के अंदर लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं यार मेरी को सुनता नहीं है, गल नहीं करता, कैमरे वाल देख के। नौशाद साहब पाकिस्तान में ये इसी तरह सियासत करनी है, गल करके इक़्तिदार च आना है, कभी अवाम दे वोटां नाल भी इक़्तिदार च आ जाओ। ये काम आदमी की बात कर रहे हैं वैसे, हम तो इसके अंदर कोई दो राय हो नहीं सकती, लेकिन बस अब आगे क्या प्लान चल रहा है जो ज़बान ज़द-ए-आम है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बाहर भी लोग कि जी मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो हो सकता है उनकी साहबजादी यहाँ पे वज़ीर आला आ जाए। अच्छा। मियाँ साहब नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ जाएंगे, फिर उनकी साहबजादी साहबा का नाम है। और अगर चेयरमैन सेनेट की बात आती है तो मियाँ साहब के समधी इसहाक डार साहब का नाम सामने आना शुरू हो गया कि वो चेयरमैन सेनेट आ जाएंगे। वज़ारत खजाना नहीं जो वो वज़ारत खजाना उनके पास कोई और फैमिली का मेंबर होगा ना। अब फैसलाबाद में फैमिली मेंबर बैठे हैं और भी इधर उधर बैठे हैं, उनको वजारतें नहीं मिलनी, माजी में भी उनको वजारतें मिली थी। आप पार्टी के अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो वजीर खजाना इसहाक डार ही। अच्छा, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो तो खैर इन्होंने कराया था, सिलेक्शन अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून की, उस सिलेक्शन के अंदर भी सारे ओहदे खानदान के पास हैं, सदारत भी, सीनियर नायब सदर भी, आप पूरी वो देखेंगे सारे खानदान में ही होते पढ़े लिखे लोग। आप हुकूमत में आएंगे तो हुकूमत में भी होते उनके पास हैं। आप देखें ना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, साहबजादे को उन्होंने वज़ीर आला बना दिया, जो पसंद नहीं किया गया, लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब पर तो तोल रहे हैं हुकूमत में आने का। मियाँ साहब ने मंशूर भी दिया है, मंशूर स्टडी भी किया है। मुझे उस मंशूर में ये नहीं नजर आ रहा कि हम इस बहरान से निकलने जा रहे हैं। मुझे तो जो इस वक्त जिस किस्म के आप करवा रहे हैं ना, मुझे पाकिस्तान में बहरान मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सियासी भी, मुआशी भी, और हर किस्म का यहाँ पे मसाइल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कम नहीं क्योंकि ऐसे आप पीडीएम की जो हुकूमत है, आप उसकी जो कारकर्दगी है उसी को देख लें। यही सारी पार्टियां थी ना, अब यही सारी पार्टियां फिर इक्तदार में आने के लिए पर तोल रही हैं। मियाँ साहब तो जब अपने दौर की बात करते हैं ना, वो 2017 में ब्रेक लगा देते हैं, ना वो शाहिद खाकान अब्बासी को अपना दौर तस्लीम करते हैं, ना वो अपने भाई का दौर जो है ना उसको अपना मुस्लिम लीग उनका दौर तो बतौर लीडर, वो उनका दौर तो 2017 का ही है ना, बतौर लीडर मुस्लिम लीग नून। अगर बतौर वजीर आजम फिर 2017 में बात है। एग्जैक्टली, लीडर वो अभी भी है, लीडर तो अभी भी है ना अपनी पार्टी के, लीडर हैं बतौर वजीर आजम वो 2017 तक थे, वो उसकी बात करते हैं। आपके पास नून लीग के बारे में बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, ये मरियम नवाज साहिबा को एकदम से जो सियासी जानशीन मुकर्रर किया गया है, मैसेज दे रहे हैं, वो देखें, आप देखें जलसे में सदारत जो होती है आखिर में कायद करते हैं, वो कायदा मरीम नवाज साहिबा को दावत देते हैं। बात नहीं पकड़ी, नहीं किसने कहा कि अभी सियासी जानशीन मुकर्रर? सियासी जानशीन तो उन्होंने मुकर्रर करना शुरू किया था 2018 की से पहले। अभी उसको फैमिली डाइजेस्ट कर जाएगी और वजारतों के लिए जिसने डाइजेस्ट नहीं किया था वो पार्टी में नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने डाइजेस्ट नहीं किया था, वो पार्टी में नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नहीं किया था, वो पार्टी में नहीं है। जिन्होंने जो पार्टी में हैं उन्होंने इसको डाइजेस्ट कर लिया हुआ है। अल्लाह ताला मियाँ साहब को लंबी जिंदगी दे, जाना हम सब ने है। मियाँ साहब के बाद क्या इस जानशीनी के उस खानदान में क्या असरात मुरत्तब मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पूरा सिस्टम तय करके गए थे मियाँ शरीफ साहब जब वो सऊदी अरब में थे। उन्होंने ये बात तय कर दी थी कि मेरी जिंदगी के अंदर फैसले मैं करूंगा मेरे जाने के बाद, और ये छपा हुआ मतलब पब्लिश्ड है, प्रिंटेड है न्यूज़पेपर में। वहाँ ये तय हुआ था कि मियाँ शरीफ ने जब अपनी वसीयत की थी, जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, उन्होंने साथ प्रॉपर्टी डिवाइड की थी फैमिलीज़ के अंदर जो भाई हैं, और साथ उन्होंने बता दिया था कि मेरे बाद इस पूरे ख़ानदान के फैसले, सियासत में किसने रहना है और सियासत के अलावा कौन लोग हैं जिन्होंने बिजनेस करना है, ये उन्होंने तय कर दिया था। उसी वक्त ये तय हुआ था कि जो वफाकी सतह पे, नेशनल सतह के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ लीड करेंगे और उसके बाद मरियम नवाज उनकी
जो जानशीन होंगी। सूबाई सतह पे मियाँ शहबाज शरीफ करेंगे और हमजा शहबाज होंगे। अब अगली बात आपके लिए बता दें, जब मियाँ नवाज शरीफ इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपने कहा लंबी सबको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, हमारी भी वो उसका कोई मामला नहीं है। जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो उसके बाद ये मामला जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में आ जाएगा। बावजूद इसके कि सियासी जानशीन नवाज शरीफ की जो हैं वो मरियम नवाज हैं, बट ये इसी तरह से ट्रांसफर होगा कि वो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब खानदान के बड़े होंगे, फिर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। यानी जो भाई अब्बास शरीफ हैं वो अदरवाइज उनके बिजनेस के मामलात होंगे, लेकिन इधर सियासत में फैसले नहीं करेंगे। मैं कहता कि ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक का वक्त हुआ चलता है और आम इंतखाबात हवाले से बात की जा रही है, तो फैसला तो आवाम ने करना है। हुकूमत जिसकी भी होगी, चैलेंज उसके लिए बहुत बड़ा होगा और तैयारी किसकी कैसी होगी ये तो आम इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात के हवाले से। कल भी हमने बात की थी कि किस तरह से एक फैसला सामने आया जिसमें निकाह इद्दत केस का मामला है। 7 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई भी गई है, 5-5 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए हैं। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि अदलिया ने जितनी जल्दी ये फैसले किए हैं, ख्वाह वो साइफर केस हो, तोशा खाना केस हो, अब ये निकाह इद्दत वाला जो मामला है, इसके बाद कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि आया क्या इन केसेस के जो फैसले सुनाए गए हैं इसमें क्या उजलत दिखाई गई है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ जहां पे निकाह इद्दत के हवाले से बात की जा रही है तो बुशरा बीबी के बयान भी मौजूद है और खावर मानिका उनके साबिका शौहर जो काफ़ी अरसा खामोश रहे जब उनका निकाह हो जाता है बानी तहरीक इंसाफ के साथ, तो हमने देखा कि जो पहली मरतबा उम्रा करने जाते हैं तो वो उनके साथ उस उम्रे में भी हमें मौजूद नजर आए थे। पहले एतराज़ात नहीं उठाए गए, अब कई सवालात वो भी उठा रहे हैं। तो ये मामला आखिर किस तरफ जा रहा है, अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। आज़म चौधरी साहब, हमने कल भी इस इशू पे बात की थी, इस पे मज़ीद तफसीलन बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो निकाह की इद्दत का मामला है और उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी हुई है। खावर मानिका साहब के गुज़िश्ता बयानात भी मौजूद हैं और अब के मौजूदा बयानात भी सामने आ चुके हुए हैं। आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर बहस करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह इस केस को उछाला गया या जो वहाँ पे डिस्कशन हुई या कोर्ट के अंदर जो दलाइल वहाँ पे आए और खावर मानिका का बिलखसूस जो किरदार था और जिस किस्म के बयान, मैं समझता हूँ कि खावर मानिका इस केस के अंदर उसने पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो तबाह करके रख दिया है, क्योंकि इसके असरात बहुत दूर तक जाने हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने। और मैं हैरान हूँ उसकी गैरत पर कि जब वो कहता है कि इमरान खान उसके घर आया करते थे, उसकी बीवी के पास बैठ के घंटों गुफ्तगू किया कर, ये क्या बाहर बैठ के पहरा दिया करते थे। उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि इनके घर में कोई शख्स आता है तो ये उस वक्त गैरत का मुजाहरा नहीं कर सकते थे। आज इनको बड़ी गैरत याद आ गई है। उसके बाद जब इनका इमरान खान का और बुशरा बीबी का निकाह हुआ है, उस वक्त साथ जैसे आपने उम्रे का जिक्र किया, ये उम्रे पे भी गए या दुबई भी गए थे, और उसके अलावा पाकपतन के अंदर पूरी हुक्मरानी करते रहे हैं। एक डीपीओ भी इन्होंने सस्पेंड करवाया था, अगर आपको याद हो। और इनकी पूरी वहाँ पे ताकत के साथ इन्होंने वो दौर गुजारा है, उस्मान बुज़दार वाला। उस वक्त गैरत याद नहीं आई, उस वक्त नहीं इन्हें पता चला कि इनकी बीवी के उनके साथ कैसे तलकात रहे हैं या किस किस्म के मामलात रहे हैं। जब ये 5.5 साल गुजरते हैं, उसके बाद इस दौरान इन्होंने बयानात भी दिए कि मेरी बीवी बहुत पाकबाज है, मेरी बीवी बहुत नेक औरत है, रूहानियत है, ये है वो है, इस किस्म के बयानात जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, जब वो बयानात दे रहे थे उस वक्त भी इन्हें याद नहीं आया कि इमरान खान साहब इनके घर आया करते थे इनकी मौजूदगी में। अब इनको सारा कुछ याद आ रहा है। अफसोस होता है इस किस्म के बंदे के, इसके किरदार के ऊपर। अगर इनका थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड, जब ये सरकारी अफसर थे तो उस वक्त भी माशाल्लाह इनका ऐसा रिकॉर्ड पाया गया। करप्शन के अंबार हैं और वही अंबार थे जो इनके गले का तौक बने हैं। अब जब ये सारा टेन्योर गुजर जाता है, जब पीडीएम गवर्नमेंट का दौर भी आलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद उस दौरान नवंबर के अंदर इन्हें याद आया कि जी, इन्हें नहीं याद आया, किसी और को याद आया कि ये करप्ट हैं, तो इन्हें एंटी करप्शन में फिक्स कर दिया गया। एंटी करप्शन में जब इनके खिलाफ केस खुलते हैं, 10 दिन बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खावर मानिका साहब जो है ना कोर्ट में पेश हो जाते हैं
और इन्हें सारी वो भूली हुई दास्तानें याद आती हैं और उसमें इतनी तबाही मचाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने एक गंदगी फैलाई है, मैं समझता हूँ उसको साफ करते करते हमें बड़ा टाइम गुजरेगा। ये हर जगह पे ये केस डिस्कस होगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने हैदराबाद में बात कर रहे थे। देखिए जो सियासतदान है वो कभी भी इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते। सियासत के अंदर आप सियासत करें। करप्शन के केसेस आए हैं, सब लोगों ने उस पर खुल के राय दी है। ये ऐसा केस है, उन्होंने कहा कि मुझे हैरत भी हुई है, अफसोस भी हुआ है, और इस पर क्या राय दें हम जी, ये क्या बात ये सियासी लोग भी इस पर राय देने से कतरा रहे हैं और वो खुद परेशान है कि ये किस किस्म का फैसला है। और मैं तो उन जजों पे भी आफरीन है जिन्होंने इस किस्म के फैसले किए। क्या उन्होंने अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना? क्या उन्होंने जवाबदेह नहीं है वो लोग? ये 4 जजेस के आए हैं केसेस, फैसले हमारे सामने, और इल्ला माशाल्लाह तमाम के एक से एक बढ़कर है, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। और ये तमाम केसेस देखें, हुमायूं दिलावर का फैसला, बिल्कुल, उसके बाद बशीर साहब का फैसला जो कि 4 वज़ीर आज़म के खिलाफ उनके फैसले थे, फिर ये कुदरतुल्लाह साहब से पहले अबुल हसनात साहब का फैसला, फिर कुदरतुल्लाह साहब का फैसला। ये हायर कोर्ट्स में जाने हैं, इन फैसलों की सारी कलई खुल के सामने आ जानी है कि ये क्या केसेस थे। और बिलखसूस ये जो इद्दत वाला केस है, इसके ऊपर आप देखिएगा कि ये कुदरतुल्लाह साहब जब तक इनकी ज़िंदगी है, ये इसकी बदनामी, ये इनके चेहरे के ऊपर ये कालक मली जानी है। निशात अली साहब, हमने कल भी बात की थी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो शायद इखलाकियात भी उनकी इजाज़त नहीं देती हमें, लेकिन मजबूरन अब ये जो निकाह इद्दत वाला मामला है ये इतना ज़ेरे बहस आ चुका हुआ है। आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कैसा है, देखिए क्योंकि हमारा ये भी तो एक फ़र्ज़ है ना कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों को भी हाईलाइट करना है जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रही होती हैं। देखिए, ये मामला जब पहली दफ़ा मंजर आम पर आया था जी, उस वक्त भी बड़ा मसला था। अभी बहुत सारी बहस सोशल मीडिया पे ये भी शुरू हो गई है कि जो इनकी इससे पहले वाली बेगम साहिबा थी, उनके भी 2 निकाह थे, रियाम खान साहिबा के, वो जो मैंने मुहर्रम की आपको बात की थी। अब ये भी जो मामला है, इसमें भी बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें हैं, गलतियाँ, कोताहियाँ और छोटे छोटे मामलात हैं। मैं ये जब बात करने लगा हूँ तो मैं उससे पहले ये बात कर रहा हूँ कि ना मुझे इस केस के ऊपर बात करना कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर ख़ातून जो है वो ये कह रही है कि जो भी उसकी गुफ्तगू है उसको ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जानी चाहिए, लेकिन अब एक कुछ मसला भी है। मसला ये है कि 1 जनवरी का केस जो रिप्लाई फाइल हुआ है उसमें लिखा गया है कि हमारा जो निकाह है वो 1 जनवरी का हुआ। जो 7 जनवरी 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट है जिससे कहा जा रहा है कि ये आप ये बराए मेहरबानी, ये उमर चीमा साहब ने गलत स्टोरी दी है, ये ना करें, ये तो अभी तो प्रपोजल की बात हो रही है, तो ये शायद दुनिया में पहला प्रपोजल होगा, शादी के बाद दिया गया। फिर जो उसके अंदर दूसरा पहलू है वो ये है कि उससे 1-2 दिन बाद इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट आती है और वो कहते हैं यार मेरी शादी इतना बड़ा मसला बना, लटरम पटरम। मकसद ये है कि उस वक्त तक निकाह नहीं हुआ। अब जो कोर्ट के अंदर डिसाइड हुआ है बाय जो फैसला है उसके अंदर आप देखें तो जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा ये हमारा 1 को हुआ। सो इस तरह के मामला भी हैं। अब ये सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन जो चौधरी साहब ने कहा है ना कि मसला ये है कि यार किसी को ये ख्याल 4 साल बाद 5 साल बाद आना कि नहीं नहीं वो जो आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, वो जो उस वक्त ताल्लुकात थे धरने के बाद से, यानी मामला ये कहा गया कि जब रियाम खान साहब उनकी अहलिया थी इमरान खान, तब से ये मामला चल रहा है। ओ भाई आपको पहले नहीं होश थी? आप किस किस्म की बात? आपसे जब सवालात, आपसे तो ये पहले निकाह के ऊपर आप क्या कह रहे थे और आपके साहबजादे जो है वो उनके ऊपर चैनल्स के ऊपर बीपर दे रहे थे कि नहीं जी इस तरह का तो कोई मामला ही नहीं है, ये आप कैसे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और वो तो बड़ी पाकबाज खातून है, ये इनके अपने मानिका साहब के ऑन रिकॉर्ड है। फिर मानिका साहब का एक और बात भी मुझे याद पड़ रही है, वो शायद ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें कहा गया कि जी वो 6 महीने अपनी वालदा के घर चली गई थी, फिर मैंने वो मेरे पास आई, वो क्या वो थी खातून, एक नाम फरागोगी, वो आके तो वो मुझे उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया कि तुम इसको डिवोर्स कर दो, ये कर दो। यार ये सारा जो मामला था ना ये सारा ही मामला अजीबोगरीब है। बेहतर होता कि हम इस मामले को शायद इस तरह के किसी उसमें ना लाते तो बेहतर था। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है इस फैसले के बाद अब बहुत सारे सवालात हैं जिसने जन्म ले लिया। कल कोई भी शख्स 5-7 साल बाद 10 साल बाद उठ के किसी को कहेगा कि ये मेरी जो भी उनकी खातून पहली शादी हुई है वो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देगा, फिर उसकी सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि शरिया लॉ क्या कहता है और जनाब इतने दिन हैं या उतने दिन हैं या ऐसे है या वैसे है। कोई हमें मिसाल दे रहा होता है कि टर्की में ऐसे मिसाल के तौर पर बता रहा है कि जी वहाँ अगले दिन भी आप कर सकते हैं।
अगर आप ये तय कर लें कि ये मामला नहीं है, डीएनए करा लें, ये इशू नहीं होना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ आज तक 75 साल की तारीख में हमने इस तरह का कोई केस नहीं देखा जिसके अंदर इस तरह की और इस प्रोफाइल, इस लेवल का केस इस तरह का नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है ये केस ना भी होता तब भी चीज़ें ऐसे ही रहती, कोई इतना फर्क मेरा ना ख्याल पड़ता। है इस केस के इस फैसले के बाद एक बड़ी बात बाकी फैसलों के ऊपर लोगों ने इमरान खान साहब के वो अमेरिका के कोर्ट के वो फैसले भी ला के यहाँ बड़ी कोशिश की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब ये इस तरह की बातें करके हमें क्या लेना है या इसको इससे क्या निकलेगा? बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में तो मजीद इजाफा हो रहा है। ये नहीं मुझे पता, देखें ये बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है, लोग सिंपैथी दे रहे हैं उनको। भाई ये आपकी बात डिफरेंट है। देखें इस तरह की बहस के अंदर कि ये इस वजह से सिंपैथी दे रहे नहीं शायद मैं समझता हूं अगर आपको लगता हो कि 4 लोगों की सिंपैथी आएगी, हो सकता है 4 लोग ऐसे भी हों जो समझते हों कि ये गलत हो रहा है, या वो समझते हो, मैंने देखे हैं ट्वीट्स, मैंने सोशल मीडिया पे ये बहस देखी है, कुछ लोग इस बात से इंस्पायर भी हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं ये गलत हुआ, कुछ कहते हैं ये मामला, ये जो चॉइस साहब ने बात की है ना, इसकी सोशल फैब्रिक के ऊपर जो डेंट आएगा, जो हमें अब आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा, हमने कौन कौन सा रास्ता खोलना है, हमने कितना नीचे गिरना है, ये कौन सा ये लो है, इससे ज्यादा और लो क्या देंगे? वो सोशल मीडिया में डिबेट आ गई है ना कि अब आप अपनी जन्म पर्चियां भी तय करेंगे, फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आप ये भी देंगे कि जनाब ये जो इद्दत पीरियड है औलादें हैं वो किस तरह से किस वक्त आई और कब हो रही थी। बिलावल ने इस केस के ऊपर, बिलावल भुट्टो जरदारी इस केस पे कमेंट नहीं किया, मैं अच्छा मियां नवाज शरीफ ने भी कमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने जो निचले दर्जे के सियासतदान हैं उन्होंने इस पे बड़ा अजीबोगरीब कमेंट्स किए। उसका नतीजा क्या निकला है? अब दोनों तरफ से एक गंदगी शुरू हो गई, वो उधर की खवातीन के ऊपर गंद उछाल रहे हैं, वो उधर की खवातीन के ऊपर गंद उछाल रहे हैं। उस्मात के अंदर जो गुफ्तगू हुई वो मीडिया ने उसके ऊपर वो क्या तुक बनता? अब हम यहाँ पे गुफ्तगू नहीं कर सकते, हम इन चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते जो वहां पे, लेकिन देखिए इस्लाम के अंदर औरत का जो बयान है, औरत की जो गवाही है, उसको मोतबर करार दिया गया है। अगर एक औरत कह रही है कि मैंने अपने इद्दत का टाइम गुजार लिया है, उसकी उस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, अच्छा अब कुछ हम बात करें बुशरा बीबी के हवाले से, तो आजम चौधरी साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बुशरा बीबी का करैक्टर ऐसा है कि जिसके हवाले से पहले भी खबरें आई थी कि किस तरह से वो पंजाब हुकूमत में एक्टिव रहीं विद फराह गोगी, फिर उसके बाद कुछ डील्स भी हुई, कुछ मुलाकातें भी हुई, जेल में नहीं रखा जाता, बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है, बाकी तहरीक इंसाफ की खवातीन इस वक्त जेल में हैं। बुशरा बीबी के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल क्यों लगाया जा रहा है? क्या उन्हें डील करने के लिए रखा गया है? क्या कहानी क्या है इसके पीछे? देखिए जी, अब तो कानून के मुताबिक बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया नहीं है जी। तो फिर बनीगाला में क्यों रखा गया जी? किसने रखा है उनको बनीगाला? किसने वहां पे ऑर्डर किए हैं? कौन लेके गया है? क्योंकि बुशरा बीबी खुद भी कह रही है कि मैंने उसमें कोई दरखास्त नहीं दी, लेकिन उससे पहले वो कहीं इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसी नहीं डिमांड की कि रखा जाए इनको वहां पे, और उनको वहां पे बनीगाला में अब तो खैर वैसे ही तुक नहीं बनता कि वो अपने शोहर के घर में रहे, जब एक निकाह ही उन्होंने फासद करार दिया है तो फिर कैसे रख सकते हैं? अब तो खैर रखने वालों को भी सोचना पड़ेगा कि किसी गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। जहां तक बुशरा बीबी के सियासी किरदार का मामला, देखें उनके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं और हमने अब तक जितना देखा है सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रेशर है वो बुशरा बीबी और उनके जो हल्का अहबाब था जिसमें फराह गोगी, ये बल्कि उस्मान बुज़दार भी वो इसी कैंप के थे, बुशरा बीबी के कैंप के। इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा प्रेशर इमरान खान साहब पे है और इसमें कोई शक नहीं है कि बुशरा बीबी का जो अभी उन्होंने खुद कहा है कि मेरे राब्ते उन्होंने करने की कोशिश की, या हो सकता है कि वो राब्तों में हो किसी से, हो सकता है कि वो इमरान खान साहब से कुछ चीज़ मनवाना चाहती हो, वो उसमें नाकाम हुई हो, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाती अपनी डिमांड मनवाने में तो शायद उनको इस तरह केस के अंदर सजा ना दी जाती। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। अच्छा, बुशरा बीबी के करैक्टर पे बात की जा रही है तो नौशाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फराह गोगी के ऊपर काफ़ी सवालात उठाए थे, अब उनके जलसों में, अब कहीं पे भी उनके किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फराह गोगी का नाम नहीं लेते, वो क्यों? रीजन क्या है? नहीं, उनके सुसर को मुस्लिम लीग नून ने टिकट भी दिया है गुजरांवाला से। वो सुसर वाला मामला जो है वो पहले डिसोन कर चुके हैं अपने साहबजादे और बहू को, जो उनकी थी काफ़ी पहले की, जब ये बात बाहर आई थी तो उस वक्त ये शोर पड़ा था। देखिए, आपको लगता है कि जलसों जलूसों में इस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए, बाकी टॉन्ट्स तो किए जाते रहे, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि देखिए, आप सियासत करते हैं, आप ये दावा करते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं,
अवाम तो नहीं चाहती कि आप एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, अवाम नहीं चाहती कि आप बयानबाजी के जरिए अपना पूरा करें। अभी फिर आप मुझे याद करा देंगी वो बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू या उसकी बात कर देंगी। तो देखिए, हम बार बार ये बात कहते हैं, दुनिया भर में सियासत का कोई तौर तरीका, को कवायद जवाबित मौजूद हैं। आप किसी तौर तरीके से सियासत करें, कुछ तो हदूदों का यूं तय कर लेना। अब ये जिस न्यू लॉ की बात कर रहे हैं, मैं कभी कभी जब मैं अभी ये बात होती है, मैं तो सोचता भी नहीं हूं इस तरह। मुझे तो, क्योंकि सोचने पर फिर आपको ना बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलती हैं जो ना आप यहां बैठकर बता सकते हैं, ना उनका तज़किरा कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर किसी को सोच देने वाली बात है। तो वो जिस तरह की वो जो जिसको हम ढके छुपे लफ्जों में कह रहे हैं ना कि सोसाइटी की फैब्रिक के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, इससे बहुत मसाइल पैदा होंगे, तो उसके पीछे बहुत सी बातें हैं। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि देखिए, एक हुकूमत अवाम मुंतखब करके भेज दे। पहली बात यह है कि उसको उसका टाइम पूरा करके अगले इंतखाबात तक मौका दे के जब अगला इंतखाब आए, वोटर जो है ना वो तय करे कि इसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये वोटर का राइट था, ये वोटर का हक था, वोटर ही इसका फैसला करना चाहिए। जो सियासी जमातें हैं उनको ये बात तय कर लेनी चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर जाती जिंदगी या जातियात पर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। आप कारकर्दगी की बात करें यार, सीधी सी बात है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। मैं वोट किसको क्यों दूंगा? मुझे बताएं ना, मुझसे मैं वोट देते वक्त जिन चीजों का ख्याल रखूंगा, आम आदमी को उसका ख्याल रखना चाहिए और उसी बुनियाद पे वोट देना। वोट सिर्फ किस लिए है? मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। मेरी नुमाइंदगी का दावेदार जो है, जब मैंने उसको वोट डाला और अगर वो असेंबली चला गया, तो फिर मुझे उससे पूछना है ना कि भाई आपने 5 साल क्या किया। यही एक बुनियाद होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे वोटर को वोट देना चाहिए। आप खड़े होकर जितनी मर्जी गुफ्तगू, भाई बातों का क्या है? बातों का तो आप किसी पे भी, हमने तो ये पिछले दौर के अंदर जिसका मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ था कि यार आप इल्जाम लगाएं, इल्जाम लगा के आप घर बैठ जाएं। जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया वो जो है ना उसकी दिन रात जो है ना वो लोग मट्टी पलीत करें, उसके बाद ना वो कहीं मुआशरे में जाने जोगा रहे, ना वो कोई बात कर सके, ना वो अपना डिफेंस कर सके। आपने क्या ये तौर तरीका कर लिया? भाई जिसने इल्जाम लगाया है, ये तय है कि इल्जाम लगाने वाले को, आप मेरे साथ किसी चीज के ऊपर बहस कर ले, दुनिया के किसी कानून में ये नहीं होना चाहिए कि जी जिसने इल्जाम लगाया वो घर जाके बैठ जाए और जो बेचारा जिस पे इल्जाम लग गया वो रोता फिरे और वो लोगों को सफाइयां देता फिरे। जिसने इल्जाम लगाया उसको बराबर का शरीके मुजरिम होना चाहिए कि अगर फर्ज करें कि वो साबित नहीं होता तो उसको सजा दी जानी चाहिए, उसके इक्वलेंट सजा दी जानी चाहिए जिसका उसने डिमांड की है किसी दूसरे की इज्जत उछाल के या दूसरे। इसलिए हमें इन बयानात की सियासत से, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की सियासत से, एक दूसरे की जाती जिंदगियों में घुसने की, भाई जब मरियम नवाज के दरवाजा तोड़ के जब शामिल अंदर जाने की किसी ने कोशिश की थी तो पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया था। वो गलत तरीके का है। आपका पॉइंट आ चुका है, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना और जहां पे बात की जा रही है सियासी इक़दार के हवाले, तो वहां पर जाती जिंदगी को दूर रखकर अपने सियासी इक़दार को भी मद्देनजर रखकर कुछ काम करने पड़ते हैं। इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त रहेगी कि निकाह केस में क्या मजीद पेशरफ्त होती है, ये भी आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं इंतखाबात के हवाले से। अगर बात की जाती है तो दावे भी बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और वादे भी बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने सियासी सफर का आगाज पंजाब से कर रहे हैं, यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर के अंदर आखिर उनके हलके में उनकी सूरत हाल क्या रहेगी? अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर पंजाब में क्या होगा? सेकेंडली, अगर पंजाब की सिचुएशन से ही बात की जाती है तो यहाँ पर वो हमेशा तकरीर करते हुए, लोगों को मुखातिब करते हुए कहते थे कि हमने आपकी तकदीर को बदलना है, हम आपके हालात को बदलना चाहते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल को बदलना चाहते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इलेक्शन से पहले एक बारिश हो जाती है जिसने कराची का तमाम तर मंजर-ए-आम ही तब्दील करके रख दिया। कई सवालात सामने आ रहे हैं कि ये वही कराची है जिसकी मिसालें बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकारीर में दिया करते थे। तो आज इस कराची की सूरत हाल का आखिर जिम्मेदार कौन है? और दीगर सियासी जमातें इस वक्त जो अपनी अपनी उम्मीद लगाकर बैठी हैं, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हवाले से बात की जाए या फिर इसी के साथ साथ जमात इस्लामी के हवाले से बात की जाए तो पैनल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। आजम चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो इस दफ़ा वो लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कितनी कामयाबी हासिल होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? और अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर पंजाब में क्या होगा? अच्छा जी, भुट्टो फैमिली का लाहौर के अंदर जी इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में लड़ी थी जी, 35 साल पहले। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र थी 1.5 माह जी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र है 35 साल। आज वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं अपनी वालदा के बाद। वो
अच्छा, उस वक्त 88 की अगर आप देखें उस वक्त के नतायज को, तो जो मखसूस सीटें वो मिला के पीपल्स पार्टी ने ली थी 127 सीटें और हुकूमत बनाई थी। आज बिलावल भुट्टो हल्का 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। ये एक हुस्न इत्तेफाक है। अच्छा जी, बिलावल साहब ने कंपेन बहुत अच्छी की। बिलावल साहब बड़े एक्टिवली, इवन के कंपेन शुरू ही उन्होंने की ना, और उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में, उसके बाद उन्होंने बड़े तनकीदी निश्तर भी चलाए मियां नवाज शरीफ पे और उनकी परफॉर्मेंस पे लाहौर के ऊपर। तो ये कहा करते थे बिलावल साहब, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। वो कराची में ज़्यादा बारिश होगी, गलती ठीक है वैसे साहब कराची में ज़्यादा बारिश होगी कल, और वो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की बैड लक है कि वो एक बारिश ने उनकी तमाम दावे नारे, उनके तमाम मंशूर, उसको वो पानी बारिश का बहा के ले गया, उनका पोल खुल गया। क्योंकि एक बारिश ने कराची के अंदर जल थल कर दिया, और वहाँ पे समुंदर का एक मंजर नज़र आ रहा था, गाड़ियाँ डूबी थी, लोग बदहाल थे। और एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ, एक बल्दिया टाउन के इलाके में एक शख्स फैक्ट्री से निकला है, वो बारिश के पानी में बेचारे को नहीं पता चला, वो नाले में गिरा, उसकी वफ़ात हो गई। ये थी कराची की परफॉर्मेंस जो पिछले कई दहाइयों से और पिछले 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार है, और इसमें MQM का भी उसमें शेयर है, क्योंकि जो सिटी गवर्नमेंट है वो MQM के ज़्यादा टेन्योर है वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी अब इनका मेयर है। अब ये दोनों पार्टियां जुम्मेदार हैं कराची के हालात की, कि कराची के अंदर आप आज तक वहाँ पे निकासी आपका नहीं मनसूबा बना सके, और आप जा रहे हैं पूरे मुल्क पर दोबारा हुक्मरानी करने। इतना आपका विजन है कि कराची डूब रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपने निकासी आपको कैसे वहाँ पे इंश्योर करना है, और लोगों को पीने का साफ पानी आज भी मुयसर नहीं है। आज भी टैंकर भर भर के कराची में आते हैं, और टैंकर माफिया का कंट्रोल है पीने के पानी के ऊपर, और जराइम पेशा वहाँ पे पूरे पूरे माफियाज पनप रहे हैं, और वो जब उनको थोड़ा सा खंगाला जाता है तो वो इन्हीं सियासी पार्टियों के साथ मुंसलिक नजर आते हैं। आपने कराची का जो इस वक्त कहा जाता था कि कराची जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा था, कोई बैद नहीं था कि कराची सिंगापुर या हांगकांग के बराबर खड़ा होता, मगर आप उसको 50 साल पीछे ले गए। आज कराची के जो लोग, कारोबारी तबका था, वो इस कदर मजबूर हुआ कि वो नकल मकानी करके कुछ पंजाब में आ गए, कुछ कहीं और चले गए, लाहौर से 50 साल आगे था, लाहौर से 50 साल पीछे चला गया, और आज वो कहाँ खड़ा है कराची। और आप अभी भी दावा कर रहे हैं कि हम 10 निकाती प्रोग्राम पे अमल करके तो पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। आप पहले जो ज़्यादा पानी आता है तो बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, पहले उसका बंदोबस्त करें वहाँ। अच्छा जी, बड़ी खूबसूरत बात की है वैसे आजम साहब ने। हमने देखा था कराची के जो मौजूदा मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा था कि जो मेन होल्स ओपन है ना, इनके ढक्कनों का जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये नशई अफराद उठा के ले जाते हैं। ये एक्सक्यूज़ उन्होंने पेश किया था। और यहाँ लाहौर से आप क्या समझते हैं नुशाद साहब, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं कि बिलावल साहब जीत जाएंगे हल्के अपने हल्के से? देखिए, मैंने चूँकि मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब रहते हैं N127 में, जो अब तक की मेरी है, इसका किसी उससे ताल्लुक़ नहीं है। मैं इसको ना सर्वे की उसमें बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी जो मेरी वहाँ के दोस्तों से, तीनों जमातों के, ऐसा नहीं कि सिर्फ नून लीग या PTI, या क्योंकि ज़हीर अब्बास खोखर साहब तो मेरे वैसे ही बहुत क्लोज दोस्त हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। अता तारड़ साहब जो हैं मेरी नज़र में वो एक्चुअली तो कुर्बानी का बकरा बना के पेश किए गए थे, यानी सीट बेसिकली नून लीग ने दी थी उनको, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को। अच्छा, दो मामलात हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि अता तारड़ साहब चूँकि बहुत अग्रेसिव, आपको याद होगा वो डस्का से उन्होंने धुंध जो है वो छटवा दी थी और बड़ा अग्रेसिव होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, वो इतनी अग्रेसिव कंपेन की है कि वहाँ उन्होंने वाकईतन एज कैंडिडेट कंपेन बना ली है। यानी उन्होंने वो वैसे नून लीग, अदरवाइज नून लीग जीतती आई है उस हल्के से। खोखर साहब का भी वहाँ पे एक अच्छा रसूख है, वो उनको अगरचे ये एग्जैक्ट 100% उनका हल्का नहीं है, लेकिन अंडर एस्टिमेट नहीं उनको किया जा सकता। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि इस वक्त तो जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें तारड़ साहब ज़रा आगे हैं, बिलावल साहब थोड़ा सा उससे पीछे है। लेकिन जो ये जॉय साहब ने इशारा किया है ना कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो फिर जो खोखर साहब हैं, ज़हीर अब्बास खोखर, उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। इनका आपस में एक कैंडिडेट को पड़ जाता, जो मेरा ये ख्याल था कि दोनों पार्टियों का, तो दोनों पार्टियों का सपोर्ट मिल जाती तो फिर PTI के लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी। लेकिन अब इसमें ये तीनों कंटेस्टेंट जो हैं वो क्लोज उसके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है N127 पे भी बारिश पड़ गई है,
ये जो बारिश का इम्पैक्ट है, आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना ज्यादा अफेक्ट करता है उस वोटर को जिसको हम स्विंग वोटर कहते हैं, जो अपना जहन बना रहा होता है इस बात की तरफ कि मैंने अपना ये जो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बेनजीर भुट्टो के साहबजादे हैं, लेकिन वहां पे पहली दफा पार्टी के लीडर रुपया खर्च किया गया खरीदो फरोख्त, वो जाया हो जाएगा। असल में यार चोई साहब आप नहीं समझते, वो आपने गाना सुना एक वो जो था नोट वहा मूड बने, आप कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन नहीं, ये नोट का मसला इसलिए चल रहा था ना, मूड शूट बने ना वोटर्स का, इसलिए नोट दिखाए जा रहे हैं। हाँ, इसलिए दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए अब मामला क्या है, मामला ये है कि वो स्विंग वोटर जो है ना उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आता है उसका। क्यों? अब वहां पे बैनर लगने शुरू हो गए हैं कि जी सानू सिंध नहीं चाहिए, हमें लाहौर चाहिए। ये देखे ना, ये इससे बड़ा इंपैक्ट आता है। वो बैनर जितनी देर वहां लगा रहेगा वो लोगों के उसको इंपैक्ट करता रहेगा। पहले ये बहस हो रही थी, वो कह रहे थे हम पंजाब को सिंध बनाएंगे, वो शोर लोगों ने शोर डाला था, ताड़ी मेहरबानी जुड़े हुए हमारे, बराए मेहरबानी ये ना करें। फिर ये एक वीडियो सिर्फ इसकी नहीं है, ये जो कराची के साथ भी मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ बारिश हुई है, और मैं एक जिले की देख रहा था, वहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार उसकी गाड़ियां खुद फंस गई उस कीचड़ के अंदर, वो वहां से निकल नहीं पा रही थी। तो लोग कह रहे थे अब बताओ तुम यहाँ हुकूमत करके आए। चलो कराची में तो कहते हैं ना हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं थी, ये पहली दफा ये मुर्जाबाद आया। भाई बात यह है कि वहां ये मसाइल रहे, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, वसीम अख्तर चीखते थे, चिल्लाते थे कि हमें कोई आप इख्तियार नहीं दे रहे या सिस्टम नहीं चलने दे रहे। तो आप कहें कि एमकेएम जिम्मेदार थी या पीपल पार्टी, आपस में फैसला कर ले कौन जिम्मेदार, लेकिन जिम्मेदार इन दोनों में से वही थे लोग। दूसरी बात जो आपने वोटों वाली की है, देखिए ये जो पहली वीडियो आई थी ना, वो तो मैं अब अगर एज जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, उस वीडियो में सब लोग ओपन नजर आ रहे, तमाम के चेहरे, इवन के जो लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे उनके चेहरे आम आ रहे थे। लेकिन ये दूसरी वीडियो है ना, ये बनवाई गई, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, हाँ फैब्रिकेट। क्यों? क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर आपको किसी एक शख्स का भी चेहरा नजर नहीं आएगा। जो लोग बैठे पैसे जिन्होंने सामने रखे हुए हैं वो भी सिर्फ पैसे वास रख के बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने भी वो मास्क लगाए हुए हैं, हालांकि अब कोविड का मामला नहीं है। लाहौर खवातीन ने भी लपेटा हुए हैं, सिर्फ पीछे दो तादार के उन्होंने बैनर लगा के, तो उन्होंने कोशिश किया कि किसी तरीके से हम इसको जायल करें उस वीडियो को जो वहां पे है। लाहौर के सिर्फ 2 हल्के हैं जहाँ पे पैसों के जरिए वोट खरीदने की अब तक बात सामने आई है। एक 127 है, एक 117 शादरा वाला, ये इन 2 हल्कों में, और 127 के अंदर तो दोनों पार्टियों की चले फैब्रिकेटेड है, ओरिजिनल है, हम उसको बात करेंगे, लेकिन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाया कि पैसों के जरिए खरीदो फरोख्त हो रही है। और मैं इस पे अपनी आवाम को रेट का भी पता है, यही अपील करूंगा, रेट का भी पता यही अपील करूंगा कि खुदारा इस खरीदो फरोख्त से बाहर निकले। रेट क्या चल रहा है? ये जो रेट अभी इल्जाम लगाए इन्होंने एक दूसरे को 25,000 रुपया फी वोट। अब देखें उस 25,000 में एक बंदा वोट अपना बेचता है, चले बल्क में खरीदे, इनके करोड़ों रुपए खर्च होंगे, उस 25,000 के लिए उस बंदे का कितना टाइम गुजरेगा, और आने वाले टाइम में उस 25,000 के बदले कितने बड़े नुकसानात फेस करने पड़ेंगे, पूरी कौम को कीमत चुकानी पड़ेगी। तो 2 अरब के बजट की बातें हो रही हैं, नून लीग इल्जाम लगा रही है 2 अरब। नौशाद साहब जिस चीज को हाईलाइट ये कर रहे हैं, आज पीपल्स पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने क्या ज़ियाउल हक की गोद में बैठने वाले लोग और पता नहीं किस किस्म के उन्होंने इल्जामात भी लगाए, बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। आज सारी गोद में बैठ के आए हैं जनाब। वो लोग भुट्टो साहब के बारे में भी बात करते थे, खान साहब के बारे में बात करते थे, नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करते थे। ये तो गोद तो खैर क्या किसी को, हमने तो कार्टून भी देखे हुए हैं, वो बैग पकड़ के एक बड़ा मशहूर हुआ था कार्टून, फिर गोद में भी बिठाया हुआ, ये तो हम चीजें देखते हैं। नहीं, अब तो लड़ाई चल रही है, एक बंदे को गोद से उतारो मैंने बैठना है, दूसरा उसको उतारता है मैंने बैठना है। अब ये ना पूछ लेना गोद किसकी है, अल्लाह का नाम लेना भाई। बात ये है, देखें फिर वही बात है, ये देखें हमें ये तय करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हमें जाके ये आज ना करें, आपको 2028 में करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे थोड़ा उसके बाद करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा। और इसको तय करने की जिम्मेदारी मैं किसको देता हूं? इसकी तय करने की जिम्मेदारी एक्चुअली वोटर की है। उसको इन बयानात, कोई किसी की गोद में बैठा है, मौरूसी सियासत है नहीं है, कोई जनाब कहीं से आ रहा है, कोई प्लूटो से आया, इंग्लैंड से आया, बरता, ये कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन सिर्फ वोटर की ये होनी चाहिए कि ये जमात है जी, इसके ये लोग कारकर्दगी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते, नहीं दिखाते तो आप जो कारकर्दगी दिखाएंगे उनको वोट देंगे। आप जब तक प्रोग्रेस या कारकर्दगी की बुनियाद नहीं बनाएगा, वोटर उस पर फैसला नहीं करेगा, तब तक ये लोग जो है ना आपको इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ करके ना, मतलब एक दूसरे, अब ये देखें ना बिलावल भुट्टो साहब की पूरी खेल हमें नहीं पता, हमें पता है वो सिर्फ एंटी नून लीग वोटर के चक्कर में है, पीटीआई के वोटर के चक्कर में है, स्विंग वोटर के चक्कर, अदरवाइज तो वो कारकर्दगी की हालत आपके सामने आ गई है। मैं निशात साहब कथा कलामी माफ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है मीडिया कैंपेन कर रहे हैं, आपने देखा उनका अंग्रेजी में इश्तिहार है,
और पीपल्स पार्टी का जो वोटर ज्यादा वोटर है वो ज्याला जिसको हम कहते हैं उसमें अंग्रेजी वाला बहुत थोड़ा है। अच्छा, अब वो समझ नहीं आ रही वो इंटरेक्ट किसको कर रहे हैं, वो टारगेट किसको कर रहे हैं। एक्चुअली ये टारगेटेड है पीटीआई के उन वोटर्स के लिए जिसके बारे में कहा जाता है पढ़े लिखे वोटर्स पीटीआई के साथ है। एक्चुअली इंग्लिश अखबार में फुल पेज के ऐड का मतलब ही ये है कि वो उस खास जो क्लास को कर रहे हैं, क्योंकि उस क्लास की जो बैकग्राउंड थी, मैं बार-बार पीटीआई का खुमीर ही बेसिकली पीपल्स पार्टी से उठा था। एक्चुअली उसको ये बहुत बड़ी पजीराई जो मिली थी इसलिए मिली थी कि पीपल्स पार्टी का वोटर, पीपल्स पार्टी का वोटर मायूस था, उनकी नई नस्ल थी, वो अपने बड़ों का हाल देख चुके थे कि उन्हें कुछ मिला ही नहीं था। यहाँ पे तो लोगों ने क्या कुछ नहीं किया सारा। मैं अभी चौईसा से मेरी बात वो बता रहे थे एक बंदे का किस्सा, जो बेचारा होटल चलाता था, तो होटल चलाने के बाद वो जो उसकी इनकम इकट्ठी होती थी वो सारा उठा के पार्टी के लिए जोर लगाता था। अपने बच्चे बेचारे जो है वो पीछे रहते थे, उन्होंने पार्टी के लिए इतना कुछ किया और आखिर में क्या हुआ कि उनको पता नहीं चला कहाँ से लोग आए और आके कब्जे कर गए। आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे और गिलानी साहब वज़ीर आज़म, तो उस वक्त एक मुफाहमत की पॉलिसी आई पीपल्स पार्टी में। उस मुफाहमत की पॉलिसी के अंदर जितना सरमायादार था वो फ्रंट फुट पे आ गया और जितना ज्याला था वो बेचारा पीछे गुम हो गया। और वो उसके बाद ज्याले का कोई पुरसाने हाल ही नहीं था, ना पार्टी ने पूछा, ऐसा ऐसा वो ज्याला खत्म हो गया। ये पार्टियों का अलमिया है। देखें आप, एक और बड़ी मजे की बात है, पार्टियां खुद अपना कितना बड़ा नुकसान करती हैं। आप जरा समझें, पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से समझें कि पार्टियां अपना रास्ता रोक देती हैं उस यंग ब्लड को आने का, और उन लोगों की नुमाइंदगी का जिसके वो दावेदार होते हैं, और ना उन्हें समझ आती कि आम आदमी की बेसिकली जरूरियात क्या है। जब आम आदमी आ सकेगा असेंबली के अंदर तो बताएगा ना अपनी पार्टी को। अच्छा, मैं आखिरी एक बात करूंगा, लोग जो हैं वो चिपक जाते हैं। आखिरी सिर्फ एक सेकंड की, वोटर के पास सिर्फ एक टाइम होता है जब वो सवाल करता है किसी अपने उम्मीदवार से, और इस वक्त यह कल्चर है कि रोहिल असगर साहब से सवाल किया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, फिरदौस आशिक साहबा से सवाल किया तो वो गले पड़ गए। बिल्कुल, आपने दुरुस्त समझाया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल का बहुत शुक्रिया, और आपको बताते चलें कि कल से टैलेंट न्यूज़ के खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन का आगाज़ भी हो रहा है। तो लम्हा ब लम्हा हम आपको तमाम तर चीज़ों के साथ आपको लेकर चलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि सिचुएशन क्या रहेगी इलेक्शन के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़ान फ़ायज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं कल आज तो कह रहा था ना कि कई दफा कैट का स्पेलिंग बंदा भूल जाता है, लफ्ज़ फंस